अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्योतिष में विशेष दक्ष, ज्योतिष के अनुरागी, ज्योतिष के विद्यार्थी, पूरे भारत से आए हुए चैप्टर के चेयरमैन, आईकास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कौशिक जी, मैडम गायत्री देवी, अंजलेनु जी, बहुत से लोग हैं। मैं समय का संकोच है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आधे घंटे में अपनी बात समाप्त करनी है। डॉक्टर रमन के सपनों का साकार होते हुए देखते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। आज इस मंच पर जब सिकंदराबाद के सभी चैप्टर्स ने बहुत मेहनत करके इस आयोजन को किया है, तो मनोहर साहब की याद आती है। उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। चंद्रमा जीवन, आप जानते हैं कि अगर उसका कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढा जाए तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, वो हमारे पूरे जीवन को ही परिभाषित करता है। अब किसी भी ग्रह को समझने के लिए वेदों में तो चंद्रमा से संबंधित बहुत से ऋचाएँ मिलती हैं। उपनिषदों ने भी चंद्रमा को समझाने के लिए बहुत सी कथाएं लिखी हैं। अगर आप उपनिषद में जाएंगे तो चंद्रमा के जन्म की जो कथा है, उससे ही आप चंद्रमा को बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब दो कथाएं उसमें मिलती हैं। महर्षि अत्रि की कथा है और समुद्र मंथन की कथा तो सब जानते हैं। आप ऐसे देखो कि चंद्रमा समुद्र को रिप्रेजेंट करता है, आप सब जानते हैं। मन भी समुद्र जैसा ही है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं, अनंत दिखाई पड़ता है। अगर आप ठीक ठीक समुद्र को समझे तो ठीक ठीक चंद्रमा को समझ लेंगे। मैं संकेत करता हुआ आगे बढ़ूंगा। अगर मैं कथाओं में जाऊंगा, कथा तो कथा होती है। कथा में जो कथ्य होता है, जो उसका एसेंस होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी समय की सीमा है, मुझे समय का संकोच है और मुझे समय का ज्ञान है, इसलिए मैं और आगे बढ़ूंगा। तो समुद्र को आप अगर मन माने, चित्त माने और मंथन को जीवन का अनुभव माने, तो आप इसे ठीक ठीक समझ सकते हैं। हर व्यक्ति के चित्त में एक समुद्र मंथन होता रहता है। एक तरफ देवता होते हैं, एक तरफ दानव होते हैं। हर व्यक्ति का चित्त देवताओं के गुणों से और दानवों के गुणों से भरा हुआ होता है। आगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये चंद्रमा किसी भी हॉरोस्कोप में किस तरफ उसकी जाने की संभावना है। उसमें दैवत्व के गुण ज़्यादा हैं कि दानवों के गुण ज़्यादा हैं।
बड़ी अच्छी चर्चा करी। अच्छा, बुध को हम सब लोग सौम्य ग्रह मानते हैं कि बुध बड़े सौम्य ग्रह हैं। आपको पता है बुध की नेचुरल जॉडियक में 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं। उत्तर भारत के एक बड़े प्रकांड विद्वान थे, वो कहते थे जब किसी की डेथ होती है तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में बुध जरूर होते हैं। कभी आप इसको प्रयोग करके देखना। और मैंने ये देखा है, सही पाया है। उसके कई कारण हैं, उन कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जब पढ़ते हैं तो बुध को सौम्य नाम ही है बुध का, लेकिन नेचुरल जॉडियक में 3-6 जो हमारा विदाउट द परमिशन ऑफ मरकरी किसी की डेथ नहीं होती, ऐसे इसको कह सकते हैं। तो कभी भी अगर आप देखें, अच्छा फिर अभी मुंडेन की बात करी, मुझे मनोहर साहब की याद इसलिए आ गई कि मुंडेन पे उनका बहुत अच्छा काम था और सिकंदराबाद, हैदराबाद चैप्टर्स में उनका जो योगदान था वो निश्चित रूप से स्मरण करने योग्य है। उनको स्मरण करते हुए, उनके लिए शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। बुध के बारे में एक और बात है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बुध जब रेट्रोग्रेड से वक्री होता है तो निश्चित रूप से मौसम में परिवर्तन होता है। बुध के बारे में भी घाघ भट्टेरी ने बहुत सी कहावतें लिखी। किसी का मन हुआ चोरी करने का, यहाँ से चंद्रमा स्टार्ट होता है। अब वो जब सोचता है यार चोरी करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं, पकड़े जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, ये काम बुध का है। फिर बुध किस तरह का है ये डिसाइड करेगा कि इस तरह से चोरी करो कि पकड़े ना जाएं, ये भी काम बुध का है। लेकिन अगर जुपिटर उसको देख रहा है तो पहले इंस्टेंस में उसको रोक देगा कि नहीं करनी है। तो कुल मिला के जो स्थिति बनती है बुध की वो बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा और बुध का तो बहुत आप जानते हैं बहुत अच्छा संयोग है। आप इस समय तो मोबाइल जो हमारे पास है कम्युनिकेशन, वो इस समय इस युग में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे संकेत आप समझोगे, बुध का बड़ा योगदान है। अभी जब नवनीत जी बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था इस बात को। आप देखिए हमारा जो मोबाइल है ना वो हमारा बॉडी पार्ट हो गया है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, आप किसी का मोबाइल छीन लीजिए तो उसे लगेगा जैसे मेरी किडनी ले गया ये आपको किसी का भी मोबाइल पर इतना डिपेंडेंसी, वो हमारे शरीर का अंग ही हो गया है। आप किसी को देख लीजिए, अगर किसी को परेशान करना हो उसका मोबाइल छुपा दीजिए 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में वो इतना परेशान होगा। जबकि ऐसा 20-25 साल पहले नहीं था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब आपको बताएं उत्तर भारत में जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग सूचना है ये। वो कहते हैं कि एक दिन फास्ट रखो। पुराने समय में फास्ट रखते थे भोजन मत करो, अब वो फास्ट ये रखाते हैं और मैं इसे एडमायर करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं मंगलवार को मोबाइल बंद कर दो। धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा कि मंगलवार को आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी कि आप कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो बुध पे मैं ये कहना चाहता हूँ, बुध पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जो एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम अपने जीवन से दूर होते जा रहे हैं। देखो ना आप सोशल मीडिया पे जो रील्स आ रही हैं वो कुछ भी लोग बोल देते हैं और कुछ भी लोग मान लेते हैं। वो आदमी जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है वो आपको गाइड करता है कि टॉयलेट में नीला रंग बहा दो, नील बहा दो,
तो आप करोड़पति बन जाओगे और आप उस पर भरोसा करते हैं। आपके बगल में जो एस्ट्रोलॉजर है उस पर आप भरोसा नहीं करते ना, उस रील पे भरोसा करते हैं जिससे आपका कोई संपर्क ना है ना भविष्य में होने वाला है। लेकिन फिर भी ये ट्रेंड चल रहा है। एक इतना घना जंगल सोशल मीडिया पे बन गया है, इसमें आप खो जाते हैं, इसमें आप अपने को भूल जाते हैं, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी खोती जा रही है और आपको पता भी नहीं लगता। ये मोबाइल आपकी सेल्फ आइडेंटिटी धीरे धीरे लेता जा रहा है, छीनता जा रहा है। और अब तो एआई आ गया है। कुछ दिन अब ये चर्चा चलेगी और होनी भी चाहिए कि अभी एक लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि एआई एस्ट्रोलॉजर के लिए चैलेंज है या कि वो उसको सपोर्ट करने वाला है। तो उसमें बहुत से लोगों का ये मत था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एआई, क्योंकि एआई सब कुछ नहीं कर सकता। वो जो एस्ट्रोलॉजर के साथ आपकी सिंपैथी है, एम्पैथी है, वो एआई के पास नहीं है। वो जो आपको गाइड कर सकता है वो एआई गाइड नहीं कर सकता। और एआई के तो कैलकुलेशन भी मैंने खुद चेक किए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि आप गणित की और एक कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जो दृष्टि है वो आप उसमें एआई के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद। कि ऐसे ना भी साइड हो तो भी फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ज्योतिष जो है बड़ी सर्कुलर चीज़ है, जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है। आपको पता है कि 2500 साल पहले अरिस्टोटल हुए, अरस्तु, बड़े फिलोसफर थे, सबको पता है। उनका डेकार्ट और तमाम फिलॉसफीज है। और कोई 600 साल पहले उनका जो शिष्य था उसने किताब लिखी थी द थर्ड डायमेंशन। उसने कहा था, ऑस्पेंस्की उसका नाम था, बाद में ये गुरजेफ का चेला हो गया। गुरजेफ रूस में एक रहस्यवादी संत हुए, बड़ा नाम है उनका, उनके शिष्य हो गए वो। उन्होंने जो किताब लिखी उन्होंने ये कहा कि एक तो लोअर मैथमेटिक्स है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन ये लोअर मैथमेटिक्स है, एक हायर मैथमेटिक्स है, इसमें 2 2 22 भी हो सकते हैं, -22 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रूव किया और ये बात आपको समझने योग्य है। वो कहते हैं कि ये मोबाइल की डिपेंडेंसी है। वो कहते हैं कि अगर एक चित्रकार एक चित्र बनाता है तो उसके ब्रश की कितनी कीमत है, उस कैनवास की कितनी कीमत है, उन रंगों की कितनी कीमत है। जब चित्र बन जाता है तो इन सब की कीमत जोड़ के क्या वो उसकी उस चित्र की कीमत होती है? निश्चित रूप से नहीं होती। वो कहता है कि जिस भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, इसी भाषा में कोई कवि एक कविता लिखता है इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन क्या उस कविता की उतनी कीमत होती है जो हमारी बातचीत की कीमत होती है? वो यहां तक कहते हैं कि अगर आपको कोई स्पर्श करता है, कोई टच करता है, तो विज्ञान तो ये बता सकता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी एनर्जी गई, कितनी ऊष्मा गई, कितनी गर्मी गई, कितने प्रेशर से टच किया, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि किस भाव से टच किया। तो वो कहते हैं कि ये हायर मैथमेटिक्स है। तो ज्योतिष में भी यही है, यहां पर एक सीमा तक गणित काम करता है, इसके बाद आपका इंट्यूशन, आपकी प्रतिविज्ञा, आपका ज्ञान वही काम करता है। जहां तक चंद्रमा की बात है, मैं थोड़े से उसमें आपको बता दूं। चल रही है क्या? चल सकती है? अरे तो करिए, फिर करिए। और भाई आगे बढ़ो, अब जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, चलो और आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ही बताने लायक है।
जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक बात तो यह है, बड़े कॉमन सेंस की है, आप सबको पता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग बड़ी बड़ी बातों पे बहुत ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। मैं थोड़ा सा आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। इसको संक्षेप में अगर कहें तो इतना कहना चाहता हूँ कि जो ग्रह अग्नि तत्व की राशि में जाता है वो शुद्ध हो जाता है। फिर मैं बात को दोहराता हूँ, इसके आगे इसमें अगर डिटेल में जाएंगे, कुंडलियों का वो करेंगे तो देर लगेगी। मैं ये केवल कह रहा हूँ कि जो ग्रह, आप जानते हो अग्नि सबको शुद्ध करती है। अरे भाई, हवन करते हो आप तो देवता वो आहुति स्वीकार करते हैं, ऐसी ही तो मान्यता है। तो माध्यम तो अग्नि है। जब पितरों को आप जल देते हो तो स्वधा और स्वाहा, स्वधा है और स्वाहा है, वो भी आप जानते हो। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो ग्रह अग्नि तत्व की राशि में जाता है वो शुद्ध हो जाता है। उसको उस तरीके से शुद्धता की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप ये एक्सपीरियंस करोगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये अब आज आ जाइए जल। अब समुद्र की बात मैंने कही थी, वहां से थोड़ी बात कट हो गई। जल तत्व को आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना देते हो। एक बड़ी पुरानी फिल्म का एक गीत था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। भाई, जल तत्व की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जल को आपको पता है कि पुराने समय में पानी पढ़ के लोग दे देते थे। यानी हमारे शरीर में भी पानी है, जल है, तो वो जल उस पर काम करता था। आज भी लोग बहुत इस तरह के प्रयोग करते हैं। वो ये प्रयोग करते हैं कि जल को अभिमंत्रित करते हैं, तो उससे हीलिंग हो रही है। कुल मिला के जो जल तत्व की राशियां हैं, उन राशियों में जो भी ग्रह होगा वो अपना स्वभाव चेंज कर सकता है राशि के अनुसार। नेक्स्ट कर लो। क्योंकि जल के मॉलिक्यूल्स बदल, उसके एटम ही बदल जाते हैं। जो भावना आप जल को दे देते हो वो भावना जल ग्रहण कर सकता है, ये निश्चित रूप से सही है। ये बात बहुत अच्छी, बस यहीं रुक जाइए। ये बात भी आपको बताने लायक है। ऐसे तो 20-25 स्लाइड हैं, उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन ये गहरी बात है। और ये गहरी बात इसलिए है कि यहीं आंध्र प्रदेश के दूसरी शताब्दी में एक दार्शनिक हुए हैं, उनको दूसरा बुद्ध कहा जाता था। उनका नाम था नागार्जुन। शून्यवाद फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, शून्यवाद नागार्जुन का। बड़ी अल्टीमेट बात थी उनकी। बाद में आदि शंकर ने उसको और एलोब्रेट किया था दूसरे ढंग से। वो कहते थे काल मिथ्या गति ही सत्यम। ये बात भी समझने योग्य है। वो कहते थे काल यानी समय कहीं नहीं है, गति है। आप जानते हो कि गति ही सत्य है। समय तो मैन मेड है ना। ये जो घड़ी आप पहने हो ये ब्रह्मांडीय नहीं है, नेचुरल नहीं है। ये घड़ी बनाई व्यक्ति ने है। और काल की जो गणना की है वो गणना भी व्यक्ति ने की है, प्राकृतिक नहीं है। इतना बजा है, तभी तो आप IST LMT में चक्कर में पड़े हो ना। IST सही है तो LMT सही है, वो गणित की सरलता के लिए आप कर लेते हो। इसे फिर से सोचिए एक बार दोबारा। काल मिथ्या गति ही सत्यम। गति सत्य है। अब अगर गति सत्य है तो फिर एक बात मैं आपको फिर सोचने को मजबूर करूंगा, क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत विस्तार में नहीं बोल सकता। ये बताइए कि राहु केतु क्या है। आप बहुत राहु केतु के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं।
अगर चंद्रमा का पथ ना हो तो राहु केतु होंगे कहीं? इसका मतलब ये चंद्रमा के बाई प्रोडक्ट हैं। आपको अगर बात ठीक से समझ में आ जाए तो आप इसमें इस बात को आगे बहुत बढ़ा सकते हो। मेरे पास अभी उतना समय नहीं हो, लेकिन मैं केवल एक संकेत यहां छोड़ के जाता हूं कि जब राहु केतु की आप बात करते हो, जिन राहु केतु की बात करते हो, वो चंद्रमा के ही चंद्रमा की वजह से ही है। क्यों? कि चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं, उसके जो कटान बिंदु है उसी से तो बन रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तो अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी है ना। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप चंद्रमा से राहु केतु का संबंध जोड़ सकते हो। प्रकारांतर से चंद्रमा के कारण ही राहु केतु हैं, और चूंकि चंद्रमा के कारण राहु केतु हैं, तो राहु केतु को समझने के लिए आपको चंद्रमा को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। अगर आप वो ठीक ठीक समझ गए तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा दरवाजा खुलेगा, एक ऐसा डोर ओपन होगा जो आपको दूसरे ट्रांस में ले जाएगा। तो कुल मिला के जो आउटकम है, जो दो चार बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप अपने साथ में ले गए, क्योंकि चंद्रमा में गति है, पूरा पंचांग चंद्रमा से ही तो निर्मित हो रहा है भाई। चंद्रमा तो को हटा दो तो पंचांग कहीं है क्या? एक और बात आपको बता दें, याद आ गई, हालांकि उसकी कई स्लाइडें हैं इसमें। एक घात चक्र होता है ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक और मैं बात बीच में बोल दूं कि मैं 50-50 साल से जो लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे मिला हूं। मैं आंख में आंख डाल के उनसे एक भी सवाल कर देता हूं तो वो भीतर से हिल जाते हैं। हम जिस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जिस विद्या की आराधना कर रहे हैं, जिस विद्या का अनुसंधान कर रहे हैं, हमारे शरीर के एक एक स्नायु को उस पर भरोसा होना चाहिए। आपके शरीर का एक एक एटम जागृत होना चाहिए, उस विद्या से आवेशित होना चाहिए, और वो एक सवाल में हिल जाते हैं। कारण यह है कि अनुभव बड़ी चीज होती है। अब मैं आता हूं घात चक्र पर। घात चक्र आप सब जानते हैं, आपको समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य यह है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। 99% लोगों से मैं देखता हूं कभी घात चक्र देखते ही नहीं, और सीधे D1 D9 और इधर उधर जाने कहां कहां चले जाते हैं। अरे भाई, इतना इतना सिंपल और इतना सरल, और केवल आप उसका अपने ऊपर 3 महीने प्रयोग कीजिए। 90 दिन का प्रयोग मैं बता रहा हूं, आपको ज्योतिष पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन एक इवॉल्वेशन ये हो जाएगा कि आपका लग्न से घात चक्र इफेक्टिव हो रहा है, चंद्रमा से इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। आप जानते हो लग्न आपकी फिजिकल स्थूल शरीर है, तो चंद्रमा आपका मेंटल बॉडी है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर, इतना तो जानते हैं। बल्कि मैं ये जानता हूं कि दक्षिण भारत में चंद्र कुंडली को और महत्व देते हैं, उत्तर भारत में उतना महत्व नहीं देते। दक्षिण भारत का एस्ट्रोलॉजर, अगर क्या आपकी महत्वाकांक्षा है, क्या कैसा, सबसे ज़्यादा आप किस भाव को महत्व देंगे, तो अब चंद्रमा से दशम में चला जाता है। हालांकि उसमें मैंने इसमें समझाने की कोशिश की थी इन स्लाइडों में कि मून जहाँ पर है वहाँ से चंद्रमा, वहाँ जिस राशि में आपका चंद्रमा है वहाँ से अगर आप दशम भाव देखोगे तो आपको उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान, मान लीजिए 7th में चंद्रमा है तो 4th 10th हो गया। अब देख लीजिएगा 7th में जिसका चंद्रमा होगा वो अपनी माता का ज़्यादा ख्याल रखेगा, पत्नी का उतना नहीं रखेगा। वो भूमि भवन, इस पर उसकी पूरी महत्वाकांक्षा इसी पे होगी। बहुत लोगों का 7th में होगा। तो दक्षिण भारत में जरूर चंद्रमा, उत्तर भारत में चंद्र कुंडली का उतना महत्व नहीं है, वो सीधे D1 देखते हैं फिर D9 में चले जाते हैं। कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इस
नियम का बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि इसका उपयोग आप करके देखिए, और अभी मन ही मन अपनी कुंडली में जहाँ चंद्रमा उसका 10th हाउस देखिए, क्या आपके जीवन की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज उस भाव से संबंधित हैं। घात चक्र की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप घात चक्र अपना देखेंगे, कोई एक दिन आप डिप्रेसिव टेंडेंसी में होते हैं, कोई एक दिन अकारण आप एलिवेटेड मूड में होते हैं, कोई एक दिन आपका बहुत अच्छी बातों का बड़ा रोमांटिक मूड होता है आपका। आप देखिए कि वो तिथि क्या है, वो दिन क्या है। अगर ये 3-4 मिल जाए, हाँ, एक से नहीं बनेगा, घात चक्र में जितने कंपोनेंट हैं वो अगर 3 से ज़्यादा किसी दिन मिल जाते हैं तो वो ख्याल रखने वाला दिन होगा। देख लीजिए, अगर उस दिन अमावस्या पड़ जाए, आपके लिए विशेष दिन होगा, होना ही चाहिए। फिर मैं दोहरा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे। चंद्रमा से अष्टम चंद्रमा हो और उस दिन अमावस्या पड़ जाए, तो मेरे पास 5 केस ऐसे हैं कि वो बड़े डिप्रेसिव टेंडेंसी के थे और उसमें 3 लोगों ने सुसाइड किया। तो इसका मतलब ये है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खुद ये प्रयोग करोगे तो आपको चंद्रमा का महत्व और चंद्रमा किस तरीके से काम करते हैं, और चंद्रमा ही जीवन का पर्याय है। आप अपनी लाइफ कहो या चंद्रमा कहो, बिल्कुल एक ही बात है। भाई बात यह है कि चंद्रमा हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। 1950 में जीरजी गिरियार्डी एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉस्मिक केमिस्ट्री। कभी गूगल में देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कानपुर IIT में वो पढ़ाया भी जाता है। उसको जो लोग पढ़ाते हैं वो हमारे परिचित हैं, अक्सर उनसे बात होती है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांडीय रसायन, ये सब केमिकल, उसकी अपनी दृष्टि है, वैज्ञानिक की अपनी दृष्टि होती है। वो कहते हैं जन्म लेना, मृत्यु होना, ये सब केमिकल का खेल है, केमिकल कंपोजिशन है। हर व्यक्ति की का एक अलग केमिकल कंपोजिशन होता ही है। हम लोग उसको ऐसे देखते हैं कि हर ग्रह अपना अपना कंपोनेंट देता है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जब आप पूजा में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, करुणा में होते हैं, ममता में होते हैं, दया में होते हैं, तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है। जब आप क्रोध में होते हैं, लोभ में होते हैं, मोह में होते हैं, तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है। ईर्ष्या में होंगे, द्वेष में होंगे तो केमिस्ट्री अलग होगी। 24 घंटे में बॉडी की केमिस्ट्री बदला करती है। ये चंद्रमा ही देखता है। मान लीजिए किसी का वृक का चंद्रमा है और वर्गोत्तम है, ये कठिन समय में भी स्थिर रहेगा, और इसके बारे में लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा आदमी है तो है, हमारे योगी जी का है वृक का चंद्रमा, तो उनके बारे में लोग कंफ्यूज नहीं, वे ऐसे हैं तो हैं। आपके बीच में ऐसे बहुत लोग होंगे। इसी तरह अभी चूंकि ये स्लाइड सामने लगी है, इसलिए मुझे याद आ गई ये बात कहने की। इसी तरह अगर अग्नि तत्व की राशि में यहाँ चंद्रमा है और अग्नि तत्व की राशि में वहाँ भी D9 में भी है, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात होगी। इसके बारे में लोग कंफ्यूज, जब बदल जाता है तत्व तो फिर गुण धर्म में वो मिक्सिंग हो जाती है और वो फिर दूसरे तरह की स्थिति उसमें बनती है। उसका ऑरा डिफरेंट होगा। जिसका अग्नि तत्व की राशि में वर्गोत्तम है उसका ऑरा डिफरेंट होगा। तो मैंने आपको कुछ बातें जीआरजी गिरियार्डी की बता दी, कुछ बातें चंद्रमा की। जैसे जैसे ऊर्जा बदलती है वैसे वैसे आपका मूड बदलता है, जैसी जैसी परिस्थिति होती है वैसे वैसे आपका, इस पर बहुत वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट बट वन। आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। ये बात हो गई, हाँ यहाँ रुक जाते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, हालांकि समय हो रहा है, लेकिन इस बात को आपको समझना जरूरी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं
तो आपको किसी भी कुंडली में ये 3 कैटेगरी को अलग अलग करके देखना आना चाहिए। देखने का तरीका वही है, मैंने कहा कि जो भावुक इमोशनल लोग होते हैं वो रिश्ते निभाएंगे। अगर आप देखेंगे जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो रिश्तों का लाभ उठाते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लाभ देखकर ही रिश्ता बनाते हैं। अब कुंडली इमोशनल व्यक्ति की है, प्रैक्टिकल व्यक्ति की है कि प्रोफेशनल व्यक्ति के है, ये केवल D1 और D9 के चंद्रमा ही बता देता है। मेरे ख्याल से मैंने संकेत आपको पहले कर दिया है। नेक्स्ट, हाँ, ये लास्ट में पूरे को मुझे पता है कि आपका काफ़ी ब्रेक होने वाला है। देखो भाई, ऐसा है कि ज्योतिष की किसी भी बात के लिए पूरा दिन चाहिए तो मज़ा आता है। आधे घंटे में आप कितना बता दोगे? लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बात है, ये भी आप अपने साथ लेके जाइए। वो ये है, क्या विचार भी पूर्व निहित होता है? क्या विचार भी डेस्टिन्ड है? ये अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर निकल पड़ेगा वो बहुत कीमती आदमी होगा। कम से कम अपने लिए तो वो बहुत कीमती आदमी होगा। वास्तव में हमारी जो खोज होना चाहिए, जो हमारी इंटेंसिटी होना चाहिए समझने की, वो यही होना चाहिए। हर दृष्टि से घूम के वहीं हमको आना पड़ेगा जहां हम ये समझने का प्रयास करें, क्या विचार भी पूर्वनिहित है। जैसे कोई स्पिरिचुअल आदमी जब शुरू करता है तो यहाँ से शुरू करता है, मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है। ये प्रश्न जिसके मन में उठने लगते हैं वो रियल सेंस में स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड का व्यक्ति होता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर को यहाँ तक समझना चाहिए, इतनी डेप्थ तक जाना चाहिए, क्या विचार भी पूर्व निहित है? क्या जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके आत्महंता योग होता है? क्या वो समय ऐसा आता है कि कोई सारे ग्रह नक्षत्र, सारी नेगेटिविटी उनके दिमाग में, चंद्रमा इतना घेर लिया जाता है कि वो उस एक्सेस से, उससे निकल ही नहीं पाता? तो जब आप इस अनुसंधान पर निकलेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आप देखो, भाग्य को जानना ज्योतिष है, पर विचारों के स्रोत को जानना आत्मज्ञान है। और जिस दिन यह अनुभव हो जाए मैं विचार नहीं हूँ, विचारों का दृष्टा हूँ, उस दिन आप पूर्ण रूप से एक रियलाइज्ड सोल हो जाएंगे। ज्योतिष का उद्देश्य ये भाग्य बताना। देखो, भूतकाल, ये भी चंद्रमा है। भूतकाल वो आपकी स्मृति में रहता है, इसको समझ लीजिए। भविष्य आपकी कल्पना में रहता है, ठीक है ना? भूतकाल आपकी स्मृति में रहता है, भविष्य आपकी कल्पना में रहता है। अगर आप बीच में खड़े हो गए तो आप ठीक ठीक बात समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदराबाद चैप्टर का आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की, मुझे थोड़ा सा संकोच ये है कि मैं जो कहना चाहता था पूरी बात आपको नहीं समझा पाया। होला जी से मैं कहूँगा, डॉक्टर बीबी रमन लेक्चर सीरीज जब आएगी तो इसी बात को, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से और बड़ी इसको उस फॉर्म में बनाया था, तो मैं चाहूँगा होला जी जब भी ये सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें आप जुड़िएगा, उस समय आपको ठीक से बताऊँगा। एक बार फिर रमन जी की, डॉक्टर रमन की और के मनोहर साहब की स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। Thank you, sir. 1 second, please. I request. Thank you, sir, for your insightful presentation on the subject. May I now request NVP Shri V. Rajendran Garu to honor the speaker. Thank you, sir. There's a surprise. Dr. M. Anjanelu Garu is going to announce
a surprise.